नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ये मोदी गारंटी है, तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए। हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना मोदी की गारंटी। राइजिंग भारत समिट में बोले अमित शाह, एनडीए करेगा 400 पार, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने से ब्लैक मनी बढ़ने का खतरा। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। स्टार्टअप्स को पीएम मोदी ने दिया विकसित भारत का मंत्र। कहा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत आज सबके लिए उम्मीद, राहुल पर साधा निशाना। फेड आउटकम से पहले बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग, निफ्टी बैंक निचले स्तर से सुधर कर बंद। मेटल, फार्मा, बैंकिंग, आईटी शेयरों में दबाव। ऑटो शेयरों में आज जोरदार रफ्तार। 12,000 के पार निकलकर नए शिखर पर पहुंचा मारुति। यूबीएस के अपग्रेड के बाद आयशर मोटर भी 4% ऊपर, लक्ष्य बढ़ाकर 4300 से 5,000 किया। तमिलनाडु में महिला वोटों पर डीएमके का फोकस। घोषणा पत्र में 1,000 रुपए देने, नीट हटाने और ब्याज मुक्त कर्ज पर बड़े ऐलान। सीएए लागू नहीं करने, लेकिन श्रीलंका से आए तमिलों को नागरिकता देने का भी वादा। और लखनऊ के होली बाजार में मोदी योगी का खुमार। भगवा रंग की डिमांड भी हाई। दिल्ली के सदर बाजार और अहमदाबाद में रंगों वाला सिलेंडर छाया। आज सबसे पहले बात राइजिंग भारत की। दिल्ली में न्यूज 18 नेटवर्क का राइजिंग भारत समिट चल रहा है। इसमें देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग भारत समिट में पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि वो करीब 8 बजे राइजिंग भारत समिट को संबोधित करेंगे। और आज राइजिंग भारत समिट के हाईलाइटर है गृह मंत्री अमित शाह। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि 10 साल में भारत की तस्वीर बदली है। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देगी। 370 एक बहुत बोल्ड आपने टारगेट लिया है, 400 पार एनडीए के लिए। तो इस बार वेव इलेक्शन देखते हैं आप, इसको क्या कारण है कि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि 370 सीटें मिलेंगी बीजेपी को? देखिए, ये 10 साल है 2014 से 24 के। आज़ादी के बाद के 75 साल में जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी के शासन के 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होने वाले हैं। ये 10 साल में भारत की जनता अनुभव कर रही है, एक देश की नई पहचान समग्र विश्व के सामने खड़ी हुई है। देश का हर नागरिक सम्मान के साथ कहता है कि हाँ, मैं भारतीय हूं। ये 10 साल के अंदर ही देश जिसकी बड़े समय से राह देखता था कि भारत अपने अर्थतंत्र को दुनिया की तालिका में बहुत आगे पहुंचा है। अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 11वें का 11वां मेंटेन किया और मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। और मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को कहने आया हूं
ये मोदी गारंटी है। तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए, हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। आप जो कहते हो कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य 400 पार का है। कमल के निशान पर हम 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और ये लक्ष्य सिद्ध इसलिए होगा कि भारत की जनता की आशा, आकांक्षा और सपनों को पहली बार कोई प्रधानमंत्री फ्रंट पर से लीड कर गरीब के साथ खड़ा रहकर, युवा के कंधे पर हाथ रखकर, गरीब बहन का भाई बनकर आज इनके सपनों को पूरा कर रहा है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। अमित शाह ने सीएए पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सीएए से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, विपक्षी दल सीएए को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। एक मुद्दा जो आपके भी काफ़ी करीब है, सीएए का मुद्दा, आज कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया सीएए के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने जो है पारित बहुत पहले किया था, इसको जो है अभी आपने नोटिफाई इतने दिनों बाद क्यों किया, इतना गैप के बाद? क्या चुनाव आपके उसमें था? ऐसा नहीं था राहुल जी। सीएए पारित होने के बाद देश में एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई और इतने में कोविड आ गया। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, जब किसी सच्ची चीज के लिए गलतफहमी फैलाई जाती है तो जो पार्टी इन पावर होती है, इसका दायित्व होता है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। एक भ्रमित किया गया, ऑपोजिशन ने अपनी वोट बैंक जीवित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई गई कि सीएए से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष कर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा, जबकि है उल्टा। सीएए से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है। सीएए नागरिकता देने का कानून है। सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू, जो सारे भाई 3 देशों से प्रताड़ित होकर आए हैं, वो सालों से यहां बैठे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं है, उनके नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते जी। किस प्रकार से इनका जीवन व्यतीत होगा? एक करोड़ों लोगों की परेशानी को कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था। वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ही मशगूल थे और पूरी भ्रांति फैलाई कि सीएए थे देश से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं फिर से एक बार, अनेक बार कर चुका हूं, फिर से एक बार स्पष्टता करना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। और जहां तक सीएए का सवाल है, एक कांग्रेस के आजादी के वक्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, सबका वादा था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आएंगे वो सारे शरणार्थियों को हम नागरिकता देंगे। वो वादा कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। वो एक प्रकार से नेहरू लियाकत पैक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। मगर राहुल जी का ये सारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट से लेना देना ही नहीं है। वो चीट पढ़कर बोलने वाले नेता है, चीट में इतनी सारी बातें आती नहीं है। और भारत समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश नीति और सीएए से लेकर पीएम मोदी के दक्षिण दौरों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि दक्षिण के राज्यों में पीएम मोदी के दौरों को बढ़िया रिस्पांस मिला है। जयशंकर को लगता है कि दक्षिण के राज्यों में राजनीतिक राय बदल रही है। So tell us, why is the Prime Minister spending so much time in southern India? Every day, every other day, he's in South India. In the last elections, in the last Lok Sabha elections, out of 129 seats in the 5 states in southern India, the BJP won just 29. A bulk of it came from Karnataka. Why do you in the BJP believe this time the South will be your new frontier and you'll be able to conquer the new frontier? Well, you know, if I applied that logic, I could apply it to the rest of the country. There was a time, there are many states where there were no BJP MPs. So, in a way, every state, I mean, for a party like BJP, was a new frontier at some point. Why today, I mean, I don't know how many of you saw the pictures of the Prime Minister's road shows in Coimbatore and Palagat, etc. Look at the response that he's getting. So,
My sense is, I mean, ultimately the results will tell. But as someone who's been traveling a fair amount, certainly to Kerala, I mean, Karnataka is a different case. There's already a strong history with BJP out there. My sense is, political opinion in those states is changing. राइजिंग इंडिया समिट में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच ने डिजिटाइजेशन और शेयर मार्केट की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एक शैम्पू का उदाहरण देकर ये भी समझाया कि अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कम से कम पैसे से शुरू किया जाए तो ग्रोथ और ज़्यादा तेज होगी। इसलिए 250 रुपए तक के एमएफ पर रेगुलेटर काम कर रहा है। We know the entire story about how the shampoo market in India exploded when it moved from bottles to sachets, and people could afford to buy a 1 rupee sachet or a 2 rupee sachet of shampoo, but could never have afforded to buy a 100 rupee bottle. The market just exploded. So our objective is that in similar vein, we are looking to do sachetization of all our financial products. Mutual fund industry tells us that a 500 rupee per month SIP is profitable for them. While many of them actually offer as low as 100 rupees a month, it is not profitable. They're sort of doing a bit of cross subsidy while they build up volume. We as a regulator know that unless it is viable, it will not be pushed. So we are working very closely with the industry to identify what are all the costs, including some of the regulation-driven costs, which is making this unviable at a 250 rupee SIP. So again, it's something world over people cannot understand how a $3.50 per month investment can be made viable, but it is the magic of digitization. So for me, the journey of democratization is all about the journey of digitization. सेबी चेयरपर्सन ने यह भी बताया कि अगले महीने से निवेशकों के लिए शिकायत दर्ज करना और आसान हो जाएगा। At SEBI, we are about to launch on April 1st. I told them don't do April 1st, it's April Fool's Day. We are about to launch, Scores 2.0. It's a new version. It's absolutely fantastic. The way the entire workflow of handling consumer investor complaints is completely automated. It is linked to every other system in the market. So for instance, when you go there, in our version 1.0, when an investor went there, he had to register for his complaint, and he had to put in his email ID, his phone number, his this, his that, to just register that he wants to put in a complaint. So now, if he just puts in his PAN number, you all know PAN is essential in our country for being in the market, automatically the system talks to our KRA system and pulls all the data and says, this is your phone number, this is your email ID, this is your address, if this is you, please proceed. So simplifying it to this extent from the start of registration of a complaint to taking it to the end of an online dispute resolution mechanism of arbitration and mediation, the entire process with 3 levels of escalation for the consumer, for the investor, is something that has now been digitized. दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप अब एक कल्चर बन चुका है। देश में आज 1.25 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं और 12 लाख युवा स्टार्टअप से जुड़े हैं। पीएम ने कहा कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, ये 600 जिलों तक पहुंच गया है। हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च कर रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है।
और अब बात करते हैं चुनावी महासंग्राम। बिहार के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज कांग्रेस में शामिल हो गए। पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन पहले से ही कांग्रेस में है और वो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद है। आज दिल्ली में पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। कल रात को वो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिले थे। पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो पूर्णिया से गठबंधन के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। पप्पू यादव को पूर्णिया के सीपीएम नेता अजित सरकार की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन बाद में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। 2015 में उन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई थी। तमिलनाडु में डीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और साथ ही अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। डीएमके ने वन नेशन वन इलेक्शन को हटाने का वादा किया है। सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये का वादा घोषणा पत्र में किया गया है। पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दिलाने, किसानों का कर्ज माफ करने की बात भी कही गई है। छात्रों के लिए कई सारी योजनाएं हैं। इसमें नीट परीक्षा को बंद करवाने, शिक्षा लोन में छूट देने, कॉलेज के छात्रों को फ्री सिम कार्ड और हर महीने 1 GB डेटा देने की बात भी की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार बंगाल में हिंसा हुई है। कूच बिहार के दिनहाटा में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक और राज्य मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस हिंसा में एक पुलिस अधिकारी के सिर में चोट लगी है। दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुए बवाल के बाद टीएमसी ने दिनहाटा में 24 घंटे का बंद बुलाया है, जबकि बीजेपी टीएमसी नेता उदयन गुहा की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। वहीं चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है और उसने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब इतना बड़ा हो चुका है कि चुनाव में बिना स्टार्टअप्स, युवाओं और रोजगार की बात नहीं हो सकती। इस बार राजनीतिक दलों के प्रचार में ये देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार में अब युवा, रोजगार और विकास के साथ स्टार्टअप्स की चर्चा जरूर होती है। आज भारत में 113 यूनिकॉर्न समेत 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। बीजेपी पिछले 10 साल में स्टार्टअप इंडिया, सीड फंडिंग और टैक्स छूट जैसी नीतियों का हवाला दे रही है, तो कांग्रेस स्टार्टअप्स के लिए रोशनी फंड और गिग वर्कर्स को सेफ्टी कवर देने का वादा कर रही है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। तो हमने 5000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा। भारत के युवा उद्यमियों ने स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से काफी फंड और टैक्स छूट का लाभ लिया है। उन्हें उम्मीद है कि राजनीतिक मुद्दा बनने के बाद इसमें और तेजी आएगी। लास्ट 5-10 ईयर्स में एक्चुअली सरकार ने बहुत सपोर्ट किया एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्पेशली स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव से। इससे बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा पुश मिला है, स्पेशली ग्लोबल स्केल पे। स्टार्टअप्स चाहते हैं कि उनकी छूट जारी रहे, लेकिन वो गिग इकोनॉमी के कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी चाहते हैं। अगले 7 साल में इकोनॉमी का हमारा एम्बिशन है कि $1 ट्रिलियन तक का इम्पैक्ट स्टार्टअप से आ सकता है। तो यानी प्रोत्साहन जितना ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा, मतलब आई थिंक द स्टार्टअप्स विल कंटिन्यू टू ग्रो। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में अब छोटे बड़े सभी दलों की दिलचस्पी है। इस बार के चुनाव में इसे और बूस्ट मिलने की उम्मीद है। रोहन सिंह, दिल्ली। फेड आउटकम से पहले आज बाजार में उतार चढ़ाव का दिन रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 90 पॉइंट चढ़कर 72,102 पर और निफ्टी 22 पॉइंट चढ़कर 21,839 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ है।
मॉनसून बाजार के लिए अहम ट्रिगर हो सकता है, ये कहना है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह का। ताहिर बादशाह के मुताबिक मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे और अभी बाजार में 8 से 10% का करेक्शन आ चुका है। कुछ समय से हम देख रहे थे कि मार्केट का एक वन वे तरीके का मूव था एंड उससे लगते हुए मतलब वैल्यूएशन में कुछ हद तक थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशन आगे निकल चुके थे। तो करेक्शन का एक्सपेक्टेशन हालांकि मतलब इट वाज देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। तो एक लेवल पे मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि फिर भी ओवरऑल देखिए जो फंडामेंटल प्रोपोजिशन है विच इज बेसिकली विद रिगार्ड टू दी ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमिक का जो ग्रोथ है और प्लस जो ड्राइविंग इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स है इकोनॉमी के, वो अभी भी हमारे हिसाब से इंटैक्ट है। मतलब एज ऑफ नाउ टेक्निकली शायद मार्केट थोड़ा आगे निकल चुका था कंपेयर टू द फंडामेंटल्स। तो उस तरीके से हम देखें तो एक करेक्शन की उम्मीद बनी हुई थी एंड वो शायद हमने देख भी ली है। मतलब वी हैव सीन ऑलमोस्ट एन 8-10% करेक्शन पर्टिकुलरली इन द ब्रॉडर मार्केट। होली का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली के सदर बाजार में होली का रंग चढ़ गया है। इस बार बाजार में ऑर्गेनिक हर्बल रंगों की खूब डिमांड है। बच्चों के लिए अलग अलग कार्टून कैरेक्टर से सजी इलेक्ट्रिक वाटर गन की धूम है और जायजा लिया दीपाली नंदा ने। तो बाजारों में होली की रौनक है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सदर बाजार में और आप यहाँ पर देख सकते हैं होली की दुकानें सज चुकी हैं और दुकानें सज चुकी हैं, साथ ही साथ ग्राहक भी यहाँ पर आ रहे हैं होली से जुड़ी खरीदारी करने के लिए, क्योंकि होली का जिक्र है, रंगों का त्योहार है। तो यहाँ पर इस बार बाजार में किस तरह के रंग सबसे ज्यादा डिमांड में है तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑर्गेनिक कलर्स हैं उनकी डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी है। अलग अलग कंपनीज की तरफ से ऑर्गेनिक गुलाल अब बाजारों में दिखाई दे रहे हैं और ये इस तरह के कलर्स होते हैं जिससे आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता है। वहीं अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए खास इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक पिचकारियां इस बार बाजार में काफी डिमांड में है। अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स में जो वाटर गन है आप देख सकते हैं पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और डिजाइन की बात करें तो बच्चों के जो काफी पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे हम पेपा पिग की बात करें या फिर ऊपर आप देख सकते हैं जो यूनिकॉर्न गन्स हैं वो भी यहाँ पर काफी पसंद की जा रही हैं। इसके अलावा बलून्स आपको इस तरह के मिल जाएंगे जो काफी हर साल खरीदे जाते हैं और हर्बल कलर्स की भी यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खरीद रहे हैं आप होली के लिए, यहाँ से बताएं। बस घर के बच्चों के लिए पिचकारियां खरीद रहे हैं। हाँ। ओके मैम, अगर कलर्स की बात करें तो इस बार क्या आपकी प्रायोरिटी होगी कि ऑर्गेनिक कलर्स? हर्बल और ऑर्गेनिक। तो इस तरह के गुलाल है, इसकी शुरुआती रेंज की बात की जाए तो 150 से 200 के बीच में इसकी शुरुआती प्राइस है जो कि 1000 रुपए तक जाती है। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गन्स की बात करेंगे तो ये भी 700 रुपए से शुरू होती है और इसकी रेंज भी ऊपर 1500 रुपए तक जाती है। एक और इंटरेस्टिंग, जो लोग काफी एग्रेसिवली होली मनाते हैं उनके लिए इस तरह के जो गन शॉट्स है, जो सिलेंडर शॉट्स है वो भी यहाँ पर है। आप इस तरह का जो सिलेंडर देख रहे हैं इसमें करीब 4-5 किलो तक गुलाल भरा जा सकता है और एक ही बारी में आप इसे 10 से 15 मीटर की विसिनिटी तक उड़ा सकते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इस बार अच्छी खरीदारी होली के मौके पर होती हुई दिखाई दे रही है। दीपाली नंदा, सदर बाजार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में इस बार होली बाजार मोदी और योगी के चेहरों से पटा है। पिचकारी से लेकर रंगीन विग तक बीजेपी का रंग चोखा हो रहा है। देखिए कमलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरों वाली पिचकारी मुखौटे इस बार होली पर लखनऊ में इनकी मांग सबसे ज्यादा हो रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनाई जा रही इस साल की होली में लखनऊ के बाजारों पर भाजपाई रंग गाढ़ा होता नजर आ रहा है। पीएम मोदी की हेयर स्टाइल भी बाजार में छा चुकी है। इतना ही नहीं, लोग भगवा रंग की खास डिमांड भी कर रहे हैं। इसकी तो डिमांड ही नहीं पूरी कर पाएंगे सर, और आने वाले समय में ये और भी बिक रहा है, अभी बिक रहा है और भी और बिकेगा। इसकी सेल बहुत अच्छी चल रही है हमारे पास। केसरिया रंग तो सबसे ज्यादा बिक रहा है और मोदी जी की पिचकारी तो अभी मैं लमसम 400-500 पीसेस बेच चुका हूँ, अभी जो होली नहीं आई है
और आने वाले समय में और बिकेगी। होली में बीजेपी के रंग से सजे बाजार भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। लोगों को पिचकारियां और मुखौटे खास आकर्षित कर रहे हैं। पिचकारियों में अब की बार केवल मोदी जी और योगी जी छाए हुए दिख रहे हैं। हमने तो जिस दुकान पे गए आज से पहले कभी नहीं देखा इस टाइप से। जब से ये इलेक्शन टाइम आया है तो लग रहा है पिचकारियों पे भी इलेक्शन का पूरा खुमार आ गया है। हर तरफ योगी जी, मोदी जी और भगवा कलर यही सब दिख रहा है और यही दुकानों पे सबसे ज्यादा बिकता हुआ भी दिख रहा है। होली की खरीदारी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। रंग पंचमी के करीब आते आते होली सामग्रियों की बिक्री में तेजी की उम्मीद है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। सदगुरु जग्गी वसुदेव की इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी के बाद हालत स्थिर है। सदगुरु को बेहद ज़्यादा सिरदर्द की शिकायत हुई थी। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद सदगुरु के ब्रेन में ब्लीडिंग का पता चला। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने कुछ ही घंटों में उनकी इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी की। सर्जरी के बाद सदगुरु को वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। अब सदगुरु की हालत स्थिर है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।